Assalamualaikum dear students, this is International Islamic University Islamabad Schools Sahiwal Campus online lectures grade 6 science unit number 2 lesson number 3 lecture number 2 materials, and the lesson name is fiber to fabric. General instructions. Students, bring your science books and keep them open during lecture. Write date and day. Listen to your teacher attentively and mark all the important points said by the teacher on your books. Animal fibers. So, the topic that we are going to discuss in this lecture is animal fiber. In the previous lecture, you have learned about plant fibers, including the example of cotton, jute and coir. So in this lecture we are going to discuss about animal fibers, that what are animal fibers and from where they can be obtained, and what are the examples of animal fibers and how they are useful. Animal fibers include wool and silk. As you know that animal fiber is that type of fiber that is obtained from the animals. That is why it is known as animal fibers. So it contains two big examples. Number one, wool, and the second one is silk. So first of all, we will discuss about wool. Wool is a fiber obtained from hairs of sheep and some other animals like rabbit, deer, etc. यानी wool ऐसे फाइबर को कहते हैं जो कि हमें जानवरों के बालों से मिलता है, जानवरों के बालों से बनाया जाता है. जैसा कि शीप, भेड़ जो होती है उसके जो बाल होते हैं उनके ज़रिए से बनाया जा सकता है, और इसी तरह दूसरे बहुत सारे एनिमल्स जिनमें रैबिट, डियर और बहुत सारे एनिमल्स इंक्लूडेड हैं, इनके बालों को लेकर वूल बनाई जाती है. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वूल फ्रॉम शीप बाय यूजिंग स्पेशल क्लिपर्स इज कॉल्ड शेयरिंग. यानी कि शीप की जो खाल होती है उसके ऊपर से जो उसके हेयर्स की रिमूविंग है उनको केयरफुली रिमूव करना, इस प्रोसेस को हम शेयरिंग कहते हैं. और इसके लिए स्पेसिफिक और स्पेशल क्लिपर्स यूज़ किए जाते हैं. जैसे ह्यूमन बींग्स कटिंग के लिए क्लिपर्स यूज़ करते हैं, इसी तरह एनिमल्स के जो हेयर्स होते हैं उनकी कटिंग के लिए क्लिपर्स जो हैं वो स्पेसिफाइड होते हैं, उनको यूज़ किया जाता है और इस प्रोसेस को शेयरिंग कहते हैं. So the process of removing wool from sheep by using special clippers is called as shearing. After shearing, wool is packed into bales, cleaned and combed by a machine in mills. It is then separated and spun into fiber. After shearing, the wool is collected. It is collected into bales. उसे गठड़ियों में बांध लिया जाता है. Then it is cleaned properly. उसको germs वगैरह से क्लीन कर लिया जाता है, उसको वॉश कर लिया जाता है प्रॉपरली. देन उसकी कॉम्बिंग की जाती है. कॉम्बिंग इन दैट सेंस उसको एक स्पेसिफिक पैटर्न पे ले आया जाता है, यानी कि उसको बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉर्म में ले आते हैं ताकि उसकी फाइबर बनाना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए. इनटू मिल्स द हेयर्स ऑफ शीप आर combed and then it is separated. फिर उसको हम सेपरेट कर लेते हैं. उसके बाद उसकी स्पनिंग स्टार्ट की जाती है. अब स्पन मीन्स उसका एक धागा बुनने की जो एक प्रोसेस है, धागा बनाने का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं. यानी फिर उसको एक फाइन थ्रेड की शेप जो है उसमें चेंज किया जाता है, जिसको हम स्पन इनटू फाइबर कहते हैं. सो वूल इज़ फ्लफी फाइबर एंड हैंस रिटेन्स एयर. वूल जो कि फ्लफी फाइबर होता है और इसमें कैपेसिटी होती है कि ये एयर को रिटेन कर सके, यानी एयर को अपने अंदर अटेन कर सके. सिंस एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, वूल हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ रिटेनिंग हीट. चूँकि वूल के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो अपने अंदर हवा को फिलअप रख सकता है, तो फिर हीट चूँकि अब जैसे ही हीट जो है वो वूल तक पहुँचेगी तो ऑलरेडी अंदर एक एयर बैग लाइक स्ट्रक्चर सब बना होगा, तो फिर एयर चूँकि बैड कंडक्टर है हीट का, वो हीट को कंडक्ट नहीं करता एज सच जैसे कि कोई और मटीरियल या कोई और स्टेट ऑफ मैटर कर सकता है, तो फिर हीट वहाँ पर कंडक्शन नहीं करेगी और एज अ रिज़ल्ट वूल हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ रिटेनिंग हीट. तो फिर क्या होगा, वूल की जो प्रॉपर्टी है एयर को रिटेन करने की, सिमिलरली इसी तरह चूँकि एयर बैड कंडक्टर है हीट का, तो वूल जो है उस हीट को क्या करेगा, उसको रिटेन कर लेगा, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा. वुलन क्लोथ्स डू नॉट अलाउ आवर बॉडी हीट टू एस्केप एंड दस कीप अस वार्म. तो चूँकि एयर बैड कंडक्टर है, अगेन एंड अगेन हम इस चीज़ को एम्फेसाइज कर रहे हैं कि एयर बैड कंडक्टर है, वो इसीलिए कि हमारी जो बॉडी की हीट है उसको बाहर एस्केप करना अलाउ नहीं करेगा, उसको बाहर निकलने में मदद नहीं देगा. तो इसकी वजह से हीट जो है वो विद इन
बॉडी और जो हमने वूल क्लॉथ पहना होगा उसके दरमियान में एब्जॉर्ब रहेगी। सो देयरफॉर क्लोथ्स मेड फ्रॉम द वूल आर वॉर्न इन कोल्ड वेदर्स। तो इसीलिए इन क्लोथ्स को कोल्ड वेदर्स में वेयर किया जाता है ताकि हम सर्दी से बच सकें। Next is that Australia is the leading producer of wool in the world. If you open page number 26 of your book, you can see the top paragraph. Australia is the leading producer of wool in the world, followed by the New Zealand and China. यानी चाइना और न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया जो है वो मेन प्रोड्यूसर है इस वूल प्रोडक्ट का, वूल क्लोथ्स का और इसी तरह वूल से बनने वाली दूसरी बहुत सारी प्रोडक्ट्स का। अदर देन इन क्लोथिंग, वूल इज़ आल्सो यूज टू मेक अपहोल्स्ट्री, कारपेट्स एंड फेल्ट शूज़। ठीक है, इससे कारपेट्स बनाए जा सकते हैं, इससे शूज़ बनाए जा सकते हैं जो कि आपके पाँव को गर्म रखते हैं। अब यहाँ पर आपके पास पेज नंबर 26 पे आपकी बुक पे फेल्ट शूज़ दिखाए गए हैं जो कि आपको नज़र आ रहा है, जो कि वुलन मटेरियल के बने हुए हैं। The next is silk. Now we'll discuss about silk, that what is silk and how it is obtained. There is a history behind the production of this silk cloth. So silk is obtained from cocoon of the silkworm. यानी silkworm बेसिकली एक ऐसा इंसेक्ट है जो कि सिल्क प्रोड्यूस करता है। सो सिल्क को हम कोकोन से लेते हैं और वो कोकोन क्या है, बेसिकली सिल्कवर्म जब सिल्क प्रोड्यूस करता है या अपने इर्द गिर्द जो रैपिंग करता है मटेरियल की, वो एक कोकोन है और उस कोकोन से सिल्क को प्रिपेयर किया जाता है। अब हम उसका एक प्रोसेस देखेंगे, एक उसका पूरा का पूरा जो हिस्ट्री है उसको हम स्टडी करेंगे। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकोन ऑफ द सिल्कवर्म। सिल्कवर्म आर इंसेक्ट विच फीड ऑन लीव्स ऑफ मलबरी ट्रीज। तो सिल्कवर्म जो हैं वो मलबरी ट्रीज के जो लीव्स होते हैं उनके ऊपर सर्वाइव करते हैं, यानी उनको एज अ फूड यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर आपको स्लाइड पर नज़र आ रहा है, ये एक सिल्क कोकोन है जिसको उसके बाद इसको फाइबर में चेंज किया जाएगा, इसको पूरी एक अरेंजमेंट में कन्वर्ट करेंगे एंड देन इसकी वेविंग एंड नीटिंग होगी और ये पूरा एक फिब्रस मटेरियल जो है उसको बना देगा जिसको हम सिल्क कहते हैं। अ सिल्कवर्म secretes a silk thread which is spin around itself. सिल्कवर्म क्या करता है, वो अपने स्लाइवरी ग्लैंड्स के ज़रिए से क्या करेगा, एक सिल्क थ्रेड क्रिएट करेगा और उसका अपने इर्द गिर्द क्या करेगा, सराउंड कर लेगा। यानी कि जैसे अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, इसी तरह से जो सिल्कवर्म है वो अपने उस स्किन जो सिल्क थ्रेड है उस सिल्क थ्रेड को अपने इर्द गिर्द क्या करेगा, उसको अपने इर्द गिर्द बाउंड कर लेगा, अपने इर्द गिर्द उसको राउंड फॉर्म में अपने इर्द गिर्द लपेट लेगा। सो अ सिल्कवर्म क्रिएट अ सिल्क rod thread which is spin around itself and each silkworm spin a thread of 800 meters long to make a cocoon. तो हर एक जो सिल्कवर्म है वो 800 मीटर लॉन्ग थ्रेड्स क्रिएट करता है जिसके साथ उसको केस में कन्वर्ट करता है एक कोकोन में, यानी एक कोकोन में से 800 मीटर्स लॉन्ग सिल्क कोकोन होता है। The cocoon is then boiled to kill the worm, then cocoon is unwound. तो ये जो 800 मीटर लॉन्ग सिल्क थ्रेड था जो कि रॉ सिल्क थ्रेड था, अब हमने इसको एक फाइन थ्रेड में कन्वर्ट करना है। तो इस कोकोन को क्या किया जाता है, इसकी बॉइलिंग की जाती है और बॉइलिंग के बाद क्या होता है, इसके अंदर जो कोकोन के अंदर जो सिल्क वर्म होता है उसको किल कर दिया जाता है ताकि हम प्रॉपरली उस कोकोन को यूटिलाइज कर सकें फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ फाइन सिल्क थ्रेड। The cocoon is boiled in the water to kill the silkworm. Then the cocoon is unwound to get silk fiber. और उसके बाद उस कोकोन को अनवाउंड कर लिया जाता है, यानी उसे खोल लिया जाता है, उसका जो राउंड टर्न्स होते हैं उनको खोल लिया जाता है और उसे सिल्क फाइबर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। The rearing of silkworm to produce silk is called sericulture. तो अब सिल्क वर्म्स की जो प्रोडक्शन होती है बहुत सारे इंडस्ट्रियल वेज में भी अगर हम देखें तो इंडस्ट्रीज़ भी जो सिल्क वर्म है उनकी प्रोडक्शन को कैरी करती हैं एंड सेकेंडली बहुत सारे छोटे छोटे लेवल पर जो हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ पर भी इन सिल्क वर्म को होते हैं इनकी प्रोडक्शन की जाती है एंड देन इनकी प्रोडक्शन से क्या होता है, जब इनको प्रोड्यूस करवाते हैं मलबरी ट्रीज़ इनको प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या करेंगे, ये
सिल्क थ्रेड प्रोड्यूस करेंगे एंड कोकॉन्स बनाएंगे और देन इन कोकॉन्स को यूटिलाइज़ किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। यानी अगर हम देखें इंडस्ट्रियल लेवल पे भी इसकी प्रोडक्शन की जाती है एंड अगर हम स्मॉल हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ की बात करें, छोटे छोटे जो घरेलू कारखाने होते हैं वहाँ पर भी इनकी प्रोडक्शन की जाती है। और इनकी प्रोडक्शन को और इनकी जो इनसे सिल्क ऑब्टेनिंग जो एबिलिटीज़ हैं, सिल्क ऑब्टेनिंग जो प्रोसेसेस हैं, इस सारे के सारे प्रोसेस को सेरीकल्चर कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको एक मलबरी लीव के ऊपर सिल्क वर्म नज़र आ रहा है आपकी स्लाइड के ऊपर। ये इस तरह का एक इंसेक्ट होता है जो कि अपने अराउंड करता है अपने सिल्क थ्रेड को, जो उसने रॉ मटेरियल एक रॉ थ्रेड प्रोड्यूस किया होता है। सिल्क वॉज फर्स्ट यूज्ड एंड डेवलप्ड इन चाइना 7000 ईयर्स अगो। सिल्क सबसे पहले जो सिल्क वर्म कोकोन था वो सबसे पहले 7000 साल पहले चाइना में इसकी प्रोडक्शन हुई थी एंड देन इसको यूटिलाइज़ किया गया था। बेसिकली ऑल्दो सिल्क वर्म जो हैं वो बहुत ज़्यादा जगहों पर एग्जिस्ट करते हैं और अंडरस्टूड बात है ये कोकॉन्स भी डेवलप करते होंगे, लेकिन सबसे पहले जो इस प्रोसेस को देखा गया, इस प्रोसेस को कारामद बनाया गया वो 7000 ईयर्स अगो चाइना में ये स्टार्ट हुआ था। फ्रॉम चाइना इट केम टू इंडिया एंड देन वेंट टू द मिडल ईस्ट, यूरोप एंड अफ्रीका। फिर चाइना से ये इंडिया, देन मिडल ईस्ट, यूरोप एंड अफ्रीका, यानी फिर टर्न बाय टर्न हर एरिया में सिल्क की प्रोडक्शन जो थी वो स्टार्ट हो चुकी थी। क्योंकि एक प्रोसेस जब सामने आ जाता है, एक प्रोसेस का जब पता चल जाता है कि इसके ज़रिए से हम इस तरह की चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकते हैं, देन बहुत सारी कंट्रीज़ और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ उस एक फिनोमिना पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। So silk trade become expensive between Europe and Australia that they became known as silk route। So silk trade जो था वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर गया, यानी बहुत ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गई बिटवीन यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। यानी यूरोप और ऑस्ट्रेलिया उन दोनों एरियाज़ में क्या हुआ है, सिल्क की प्रोडक्शन जो थी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई। उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया और इसीलिए उन्हें सिल्क रूट के तौर पर जाना जाता है। यानी कि सिल्क प्रोड्यूसिंग जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जो है वहाँ से स्टार्ट हुई। सो मैनी पीपल बिलीव दैट इट इज़ नॉट राइट टू यूज़ सिल्क एज अ सिल्क वर्म आर किल्ड टू बॉयल वाटर टू ऑब्टेन सिल्क। सो बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि सिल्क वर्म को किल कर दिया जाता है ड्यूरिंग ऑब्टेनिंग ऑफ सिल्क कोकॉन। तो ये तरीक़ाकार जो है वो ठीक नहीं है। यानी कि द थॉट दैट कि अगर इंसेक्ट को हम किल कर रहे हैं तो ये एक अच्छा तरीक़ाकार नहीं है, इसके लिए हमें कोई और तरीक़ाकार अपनाना चाहिए। अब अगर आप पेज नंबर 26 पर देखें, लुक एट पेज नंबर 26, यहाँ पर आपके पास एक डू यू नो है। रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर सिल्क और सेरीकल्चर फर्स्ट स्टार्टेड इन चाइना अबाउट 2000 ईयर्स अगो। यानी 2000 साल पहले चाइना में ये स्टार्ट हुआ था सेरीकल्चर। द मलबरी सिल्क वर्म्स विन आ सिंगल थ्रेड ऑफ अबाउट 12 किलोमीटर्स इन लेंथ। तो जो सबसे पहला सिल्क वर्म था उसने जो एक रात सिल्क थ्रेड बनाया था वो 12 किलोमीटर्स लेंथ का था, जो 2000 ईयर्स अगो पहले क्रिएट हुआ था। The next topic is synthetic fiber. Now we discuss about synthetic fibers. We have learned about silk and wool, that how they are prepared and how they are used. Now we will study about synthetic fibers, that what are synthetic fibers, how they are prepared and what are their uses. The fibers obtained artificially by chemical processes are called synthetic fibers. So ऐसे fibers जिनको हम artificially chemical processes के ज़रिए से obtain करते हैं इनको synthetic fibers कहा जाता है। Nylon, rayon and polyester are common synthetic fibers. अब यहाँ पर अगर हम examples देखें इसमें nylon, rayon and polyester जो हैं वो synthetic fibers की common example हैं जो कि हम commonly use करते हैं। They are made from chemicals that are mainly obtained from petroleum। तो अब सिंथेटिक फाइबर जो है ये इस तरह के केमिकल्स से बनाया जाता है जिनको हम पेट्रोलियम से हासिल करते हैं। यानी पेट्रोलियम की जब क्रैकिंग की जाती है, अब ये पेट्रोलियम क्रैकिंग इज़ एन अदर फिनोमिना। बस अब यहाँ पर आपको जो इसके बारे में जानना है वो ये है कि पेट्रोलियम की क्रैकिंग की जाती है, मींस उसको ब्रेक डाउन किया जाता है स्मॉलर सब यूनिट्स में। और जब हम उसको स्मॉलर सब यूनिट्स में डिराइव करते हैं, इट मींस जो उससे स्मॉलर सब यूनिट्स बन रहे हैं वो इटसेल्फ एक केमिकल हैं। तो उन केमिकल्स को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, सिल्क या सिंथेटिक फाइबर जो है हम उसको प्रोड्यूस करते हैं। क्लोथ्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स आर स्ट्रॉन्गर देन द क्लोथ्स मेड फ्रॉम द नेचुरल फाइबर्स। अब यहाँ पर एक बेनिफिट क्या है, जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं ये बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर
क्लोथ्स, यानी नेचुरल फाइबर क्लोथ्स के मुकाबले में सिंथेटिक फाइबर क्लोथ्स जो हैं ये केमिकल प्रोसेस से हासिल किए जाते हैं, इसलिए ये थोड़े से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे डू नॉट रिंकल ईजिली एंड ड्राई क्विकली, ये बहुत ज़्यादा रिंकल्स भी नहीं इन पे पड़ते हैं, यानी कि जैसे कपड़ों को बल पड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर लेट सपोज आपने कपड़े को तह लगाई है तो वो जो उस पर क्रीज बन जाती है, तो इस पर रिंकल्स भी नहीं बनते हैं। एंड सेकेंडली ये बहुत ज़्यादा ईजिली ड्राई हो जाते हैं। बट सिंथेटिक फाइबर्स हैव लेस एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, लेकिन इनकी जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है वो नेचुरल फाइबर्स के मुकाबले में बहुत कम होती है। सो दीज आर सूटेबल फॉर हॉट एंड ह्यूमिड सीजन। चूँकि इनकी जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो कम होती है, इसलिए इन्हें हॉट और ह्यूमिड सीजन जो होते हैं उनमें इन्हें वेयर किया जा सकता है। देयरफॉर दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट एंड एज अ रिजल्ट द फैब्रिक्स मेड फ्रॉम दीज फाइबर्स आर नॉट सूटेबल फॉर हॉट एंड ह्यूमिड वेदर्स। तो अब हमने जो बात की कि जो हमारे पास नेचुरल फाइबर्स से ऑब्टेन होते हैं उनके पास एब्जॉर्बेंट एबिलिटी ज़्यादा होती है, तो उनको हम हॉट और ह्यूमिड सीजन में तो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सिंथेटिक फाइबर्स की बात करें, सिंथेटिक फाइबर्स में ना तो स्वेट को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी होती है और ना ही इनके अंदर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इतनी ज़्यादा होती है, इसलिए इनको ह्यूमिड और हॉट सीजन्स में यूज़ नहीं किया जा सकता। So the fabrics made from these fibers are not suitable for a hot and humid weather. These fibers are often blended with other natural fibers to obtain better quality fibers which have strength and can also breathe and absorb sweat. तो इनको अगर हम नेचुरल फाइबर्स के साथ मिक्स अप करके, इनको नेचुरल फाइबर्स के साथ हम अगर मिक्स करके इनकी अगर प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, इनकी एक ब्लेंडेड फॉर्म लेकर आते हैं, हम मिक्स क्लॉथ बनाते हैं, तो ये ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। इसमें एबिलिटी होगी स्वेट को एब्जॉर्ब करने की एंड इट इज़ ब्रेथेबल क्लॉथ। जैसा कि नेचुरल फाइबर्स में हमने पढ़ा था कि उनमें एयर स्पेसिस होती हैं जो कि क्लॉथ को ब्रेथेबल बनाती हैं, यानी उसको ईजी टू वेयर बना देती हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फाइबर टू फैब्रिक। अब हम ये देखेंगे फाइबर टू फैब्रिक क्या है, यानी कि फ़ाइबर तो हमने बना लिया है, हमने पीछे जितनी भी टॉपिक्स लर्न किए हैं उनमें हमने ये सीखा कि हाउ वी कैन मेक फाइबर। नाउ इन दिस topic we will discuss about how fiber is converted into fabric, how it is spinning into yarn and how it is wrapped and weft formation मेकिंग कैसे हो जाती है इसकी, और किस तरह से हम इसको एक प्रॉपर कपड़े में चेंज करेंगे। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फाइबर टू फैब्रिक इन्वॉल्व स्पिनिंग, वेविंग एंड निटिंग द यार्न, यानी कि फाइबर टू फैब्रिक का जो प्रोसेस है, धागे से कपड़े तक कपड़ा बनाने का जो प्रोसेस है, उसमें स्पिनिंग आ जाती है, वेविंग आ जाती है और निटिंग ऑफ द यार्न आ जाएगा। यानी कि पहले धागे को बुनना एंड देन उसके बाद उसकी प्रॉपर लेयरिंग बनाना, जिससे हम रैप एंड वेफ्ट जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करते हैं, रैप एंड वेफ्ट प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं, और उसके बाद उसकी निटिंग है, निटिंग बाय हैंड्स भी हो सकती है एंड बाय मशीन्स भी हो सकती है। अब यहाँ पर आपके पास एक हैंडमेड आपको एक निटिंग प्रोसेस दिखाया जा रहा है, जो कि एक मशीन हाथ के ज़रिए से ये काम कर रही है, ठीक है। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर धागा जो है उसको पहले एक रैप फॉर्मेशन में लेके आए हैं, फिर उसको वेफ्ट फॉर्मेशन में उसकी निटिंग की जा रही है ताकि इसको एक प्रॉपर क्लॉथ जो है उसमें कन्वर्ट किया जा सके। जैसे हम इसको एक जिग जैग मैनर भी समझ सकते हैं कि जैसे पहले हॉरिजॉन्टल हमने धागे के जो फाइबर था, जो थ्रेड था, पहले हमने उसको हॉरिजॉन्टली प्लेस किया प्रॉपर्ली, देन अप एंड डाउन करके हमने उसमें से एक वर्टिकल जो वेव थी धागे की वो गुजार दी। तो इस तरीके से इसकी निटिंग की जाती है, जिसको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। स्पिनिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट स्पिनिंग। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग, यानी कि यार्न जो है उससे फाइबर से यार्न तक की जो कन्वर्जन होती है इसको स्पिनिंग कहते हैं। यानी कि एक जो हमारे पास रॉ मटेरियल जो एक कपड़ा बन जाता है, ठीक है, उसके बाद हम उसको यूटिलाइज़ करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डिफरेंट काइंड्स, हम उसके क्लोथ्स बना सकते हैं और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? स्पिनिंग कहेंगे। इन दिस प्रोसेस द फाइबर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। इसमें क्या होता है, फाइबर को हम निकालते हैं और उसको ट्विस्ट करते हैं, यानी कि फ़ाइबर पहले बिल्कुल एक सिंगल स्ट्रैंड होता है,
उसको हम पहले लेंथ वाइज ले लेते हैं एंड देन उसको ट्विस्ट करते हैं, उसको बल देते हैं। स्पिनिंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ हैंड स्पिंडल कॉल्ड तकला एंड चरखा। तो अगर हम यहाँ पर ये देखें कि स्पिनिंग कैसे होती है, तो ये हैंड स्पिंडल से होती है। हैंड स्पिंडल में अब आपके पास यहाँ पर दो कॉमन जो कॉमनली टर्म्स यूज़ की जाती हैं, तकला एंड चरखा, वो यहाँ पर यूज़ की गई हैं। इसमें होता ये है कि एक नीडल लाइक हमारे पास स्पिनिंग मटेरियल होता है जिसे हम स्पिंडल बोलते हैं। उस पर क्या किया जाता है, एक व्हील के ज़रिए से धागे को रोटेट किया जाता है। तो वो जो एक सिंगल स्टैंड फाइबर का होता है वो ट्विस्टिंग उसकी होती जाती है, वो बल खाता जाता है और बिल्कुल एक जिस तरह से आप एक रस्सी को देखते हैं उसमें 3-4 जो थ्रेड्स होते हैं, फाइबर होते हैं, वो बिल्कुल इस तरह से होते हैं जैसे उनको हमने आपस में फोल्ड कर दिया हो। तो इसी तरह यहाँ धागे को जो स्पिंडल होता है उसके ऊपर और एक जो स्पिनिंग व्हील होता है उसके ऊपर इसकी स्पिनिंग की जाती है, इसको ट्विस्ट किया जाता है और इसको एक मजबूत धागे में कन्वर्ट कर दिया जाता है जिसको हम यार्न बोलते हैं। सो अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज कॉल्ड हैंड स्पिंडल। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फाइबर वाज स्पन बाय हैंड यूजिंग सिंपल टूल्स द स्पिंडल एंड द डिस्टाफ। देन द इन्वेंशन ऑफ द स्पिनिंग व्हील इंक्रीज द आउटपुट ऑफ द इंडिविजुअल स्पिनर्स। और उसके बाद इंडिविजुअल स्पिनर्स जो थे उनके ज़रिए से इसकी कन्वर्जन की गई, यानी कि पहले चरखा और तकला यूज़ किया जाता था, उसके बाद इसमें थोड़ी इन्वेंशन हुई, इसमें थोड़ी हैंडमेड मशीन्स की कन्वर्जन हुई एंड देन उसके बाद टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती गई तो इसके लिए प्रॉपर मशीन्स डेवलप हुई। स्पिनिंग ऑफ द यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स। आफ्टर स्पिनिंग यार्न आर यूज टू मेक फैब्रिक्स। और स्पिनिंग के बाद जो यार्न होता है उसको हम फैब्रिक बनाने के लिए यूज़ करते हैं। एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट वेविंग। अब हम देखेंगे वेविंग किस तरह से की जाती है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वेविंग। अब यहाँ पर आपके सामने आपको स्लाइड पे नज़र आ रहा होगा, एक आपके पास रैप फाइबर है और दूसरा वेफ्ट फाइबर है। यानी अप एंड डाउन ऊपर नीचे हम मूव करते हैं, यानी पहले धागा ऊपर से लेकर आते हैं, फिर उससे एक जो हमारे पास रैप है उसके नीचे से ले आते हैं, फिर वेफ्ट को रैप के ऊपर ले जाते हैं, फिर वेफ्ट को रैप के नीचे से ले आते हैं। इसी तरह से अप एंड डाउन मूवमेंट के जरिए से हम इसकी वेविंग करते हैं। यहाँ पर आपको स्लाइड पर नज़र आ रहा है, ये बहुत एक क्लियर पिक्चर है जिसके जरिए से यू कैन गेट अ परफेक्ट आइडिया अबाउट वेविंग। सो वेविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। लूम्स के ऊपर इसको किया जाता है। लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर जनरेटेड। अब ये जो लूम्स हैं ये या तो मशीन्स के साथ भी जनरेट किए जा सकते हैं या फिर इनको हाथ से भी बनाया जा सकता है। वीविंग इज डन बाय 2 डिस्टेंट सेट्स ऑफ yarns of thread called a wrap and filling of the weft are interlaced with each other to form a fabric। अब रैप और वेफ्ट इन दोनों धागों को यूज़ करते हुए ये एक दूसरे की फिलिंग करते हैं और एक दूसरे के साथ ऊपर तले इनको जो है वो डिज़ाइन किया जाता है। आप अगर पेज नंबर 28 पर देखें अपनी बुक पे तो आपको वेफ्ट यार्न और रैप यार्न दोनों ही नज़र आ रहे हैं, जैसा कि स्लाइड पर भी शो किया जा रहा है। तो इनकी ऊपर तले की जो मूवमेंट होती है, इनकी जो अप एंड डाउन मूवमेंट है, उसके ज़रिए से हम इसको क्या करते हैं, इसको एक प्रॉपर क्लॉथ में कन्वर्ट कर देते हैं। द रैप थ्रेड अन lengthwise of piece of cloth while weft threads runs across from side to side। यानी कि जो रैप थ्रेड है वो लेंथवाइज यहाँ पर मूव करेगा और जो वेफ्ट थ्रेड है वो अक्रॉस द साइड्स मूव करेगा फ्रॉम साइड टू साइड, जैसा कि आप यहाँ पर साइड पर देख सकते हैं। सो वोवन क्लॉथ कैन बी plain in one color or simple pattern। so the cloth that we obtain can be in single color or can be in more than one colors, or it can be woven in decorative or artistic designs। so it can also be in colorful manner or it can be a artistic design, यानी उसके ऊपर डिज़ाइनिंग भी की जा सकती है। the ancient art of the hand weaving along with the hand spinning remains a popular craft even today। तो जो ancient art है weaving का यानी हैंड मेड क्लोथ्स का, वो आजकल भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। नेक्स्ट इज़ निटिंग। अब निटिंग बाय मशीन्स भी है, निटिंग बाय हैंड्स भी है। सो अब पेज नंबर 28 ऑन योर बुक, यहाँ पर आपको निटिंग बाय मशीन जो है उसका पूरा प्रोसेस दिखाया जा रहा है। सेम यू कैन सी ऑन द स्लाइड। सो वी विल डिस्कस अबाउट निटिंग, दैट व्हाट इज निटिंग एंड हाउ इट इज़ डन। अ निटिंग अ सिंगल yarn इज़ यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। सो सिंगल yarn, एक सिंगल धागा जिसको हमने स्पिन की थी उसको हम यूज़ करेंगे, यानी स्पिन yarn को यूज़ किया जाता है टू फॉर्म अ फैब्रिक। So knitting is a method by which a thread or yarn is turned into cloth। So knitting एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए से हम yarn को क्लॉथ में कन्वर्ट करते हैं। knitting consist of looms called stitches। अब looms जो हैं यानी stitches। अब stitches क्या है, अब बेसिकली मशीन्स में जिस तरीके से इस yarn को प्लेस किया जाता है, प्रॉपर एक अरेंजमेंट होती है, उसको हम
loops कहते हैं या फिर stitches कहते हैं, which are pulled through each other. A set of stitches are held on a needle until another loop can be passed through them. तो एक set of stitches जो है उसको एक needle पर रखा जाता है until दूसरा loop उसके ऊपर से pass on ना कर जाए, यानी again वही चीज़ weft and wrap yarn वाला सारा टाइप आ जाएगा। तो इसी तरह से अब ये मशीन्स के ज़रिए से निटिंग की जाएगी। निटिंग में बी डन बाय हैंड्स और बाय द मशीन्स। देयर आर न्यूमरस स्टाइल्स of methods of knitting by the hands. History of clothing. What is the history of clothing? How the clothes are made and what is their history? The first kind of cloth worn by the human beings is animal skin. After they made clothes, bark of trees, and then finally they started to weave clothes. First kind of cloth worn by the human being is basically the animal skin and the plant leaves. After that they have knowledge about the fiber and they convert fiber into fabric, and then the history of clothing start. So this is our whole lecture about cloth, about fiber to fabric, कि कैसे फाइबर को हम फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं, कैसे फाइबर बनता है और फिर उसके बाद उसको फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है। Okay dear students, now you have some homework. Open up your diaries, write date, subject and then write down your diary. You have to do now you know page number 26 and पेज नंबर 28। पेज नंबर 26 पे आपका जो नाउ यू नो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 आप करेंगे, और इसी तरह से पेज नंबर 28 पर जो आपका नाउ यू नो है उसको आप एज अ होमवर्क करेंगे अपनी साइंस की बुक पे। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज एंड ऑफ द लेसन। अल्लाह हाफिज़।